अच्छा, कुछ समझ आ गया ना कल वाला टेस्ट एवरीथिंग ओके डन रिवीजन सो यू विल हैव टू मैनेज दिस एट योर ओन टाइम जब भी टाइम मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी हाउ मच एवर इज लेफ्ट ऑलराइट सो दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर टुडे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैं बोल रहा था इनको कि हमने ये दोनों नाम को इकट्ठे देखा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म मतलब कि क्या हो रहा होगा कि चार्ज मूव कर रहा होगा और उससे मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा होगा यस सो वी सॉ जब हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था यू नो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स उस टाइम पे हमने देखा था कि जब ये पूरी की पूरी जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मींस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की पढ़ाई करेंगे हम इकट्ठी तो इसकी हमने स्टार्ट किया था इसको चार्ज से तो चार्ज व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट उसको हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड व्हेन चार्ज इज इन मोशन और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं स्टिल चार्ज इज काइंड ऑफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा और इस चैप्टर में द चार्ज विल मूव एट सम एक्सेलरेशन व्हिच विल इन टर्न प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म सो दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट सो इसको शुरू करने से पहले जस्ट टू स्ट्रेस दिस वंस अगेन कि ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है with electricity. So your chapter number 5 is going to be electromagnetic induction. Or electromagnetic induction may you will have electricity and magnetism coming together. So it's very important that I understand both electricity and magnetism. So जिस तरह से हमारे पास electricity में एक field था, yes. You know, first of all, 11th class में एक field था, chapter number 6 gravitation. एक mass है मेरे पास earth. It's attracting other masses always because a mass creates a gravitational field around itself. ठीक है जी फील्ड का मतलब क्या है घेरा यू नो अ काइंड ऑफ अ स्पेस जहां पे उसकी चलती है बंदे की ठीक है मतलब दिस इज अ सर्टेन मास चाहे वो कितना भी बड़ा मास है वो यहाँ पे किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा उसका ग्रेविटेशनल फील्ड राइट सिमिलरली 12th क्लास चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कि एक चार्ज है उसके आसपास एक जगह होगी जहां पे वो बाकी चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा नाउ मैग्नेट दिस इज अ मैग्नेट just like these two guys have a field around themselves similarly this guy has a field around itself इसके आसपास इस फील्ड के अंदर अगर कोई भी मैग्नेट आ गया उसको वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा अपने हिसाब से ठीक है मान लो इस तरह से पोजीशनड है वो अलग तरीके से अट्रैक्ट करेगा दूसरी तरीके से पोजीशनड है अलग तरीके से अट्रैक्ट करेगा बट द थिंग इज दैट एवरी मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट just like how every mass has a gravitational field and how every charge has an electric field similarly every magnet has a magnetic field around it so magnetism को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा what is magnetic field yep so magnetic field is a field around any magnet magnetic field is the field या फिर field को तुम space भी बोल सकते हो right magnetic field is a field or a space around any magnet in which other magnets experience a force of attraction or repulsion. Magnetic field is a field or a space around any magnet in which other magnets अगर उस फील्ड के अंदर आ गए ये बाकी कोई भी मैग्नेट तो वो अपनी ओरिएंटेशन के हिसाब से या तो उसमें अट्रैक्शन होगी या फिर रिपल्शन यस एंड मैग्नेटिक फील्ड हमने सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की थी दिस वाज सम मास m यहां पे कोई मास पड़ा छोटा मास m तो ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी और ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से दिस विल कम दिस साइड मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है इसके आने की सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी राइट सिमिलरली इफ यू हैव अ सर्टेन चार्ज प्लस q यहाँ पे अगर मैंने प्लस q को रखा दैट विल गो दिस साइड अगर मैंने यहाँ पे माइनस q को रखा दैट विल कम दिस साइड दैट मींस जो फील्ड क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी सिमिलरली
तुम यहाँ पे you can experiment this, you take two magnets, तुम एक तरीके से उसको रखोगे, they will attract, you put it the other way, they will repel. That means magnetic field की भी एक direction. So magnetic field is a vector quantity and the units of magnetic field are so units of magnetic field are, anyone? Oh, it's super popular these days. Elon Musk, Gurnur, सुना होगा? Tesla, heard of it? They're coming up with electric cars and all. So unit is Tesla. So Tesla is like a super popular brand with all the men of the world, So this guy is called Elon Musk. So he's like a super technical and like a cool scientist, So what he does is he creates cars. Not just cars, he creates cars, internet, all the science stuff he does. And he plans to live on the Mars by the end of 2030. This is what his plan is. So basically, just Google this guy, Elon Musk. And these days, he's working on a car, an electric car. And people believe that when that car comes, then all the other cars will go obsolete. Because of the coal and diesel and petrol, khatam ho janda na apna petrol, diesel. Is karke the future is electric cars. And this guy is working like hardcore on these electric cars. So the unit is Tesla. But remember electric field. So we started with electric field like a charge Q. Okay, there's a charge Q and there are some lines coming out of it. And these lines are called electric field lines. Yeah. And the number of lines coming out of a certain charge was called electric flux, was something like this E. Similarly, same cheez ho rahi hogi na? So this is a magnet, and why is it attracting other magnets is because some lines would be coming out of it. And those lines which are coming out or going inside are called magnetic lines. And the number of lines coming out of a magnet or going out of a magnet is called the magnetic flux. So just like we had an electric flux, we have something called as magnetic flux. So magnetic flux is the number of magnetic field lines. Abhi coming out, going mat likho, just number of magnetic field lines associated with the magnet. Okay, and the units of magnetic flux. Okay, so now this becomes phi m. Phi m. So it was phi e in the previous chapter, now it's phi m. And the units of magnetic flux is Weber. This is Weber. Okay, but if you really look at it, magnetic flux does not have any significance as such. Let's say this is a magnet. Okay, so if this is a magnet, depend karta na bhi kinne area nu attract karuga, right? The number of field lines doesn't have much significance. Apanu number of field lines per area dekhna pauga. So what's important for me is magnetic flux upon area, because practical life de vich this is what will have the significance. And magnetic flux upon area is actually your B. And what this B is the magnetic field. Okay, so we have been talking about magnetic field. Magnetic field is the area of the space or a field around any magnet in which other magnets experience a force.
And how this magnetic field is defined is, it is the magnetic flux upon the area. Okay. So magnetic field is magnetic flux upon area. Now I can ask you some simple questions. Let's say मेरे पास एक cuboid है. So this is 2 centimeters, 4 centimeters, and 2 centimeters. Okay, so this is 2, 4, 2. And इसके अंदर मैंने एक magnet रख दिया, मान लो, some magnet. And I tell you the number of lines coming out of it. Then if I ask you what is the magnetic field at some point, you'll tell me, right? तुम area निकाल लोगे, surface area निकाल लोगे, you know the number of lines, you will be able to calculate the magnetic field. This is how we do simple questions. Okay. लेकिन अभी तक पता है हमने ना इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं की, ठीक है? We are just defining मैग्नेट्स. हम सिर्फ मैग्नेट की बात कर रहे हैं कि एक मैग्नेट है मेरे पास, वो किसी दूसरे मैग्नेट को खींचता है, बिकॉज अ मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. दैट्स व्हाई इट्स अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग अदर मैग्नेट्स अराउंड इटसेल्फ. अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया कहीं भी, है ना? दैट इज व्हाई थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपनी दुनिया में, ठीक है? अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड है, बिकॉज लोगों ने देखा मैग्नेट्स सबके एक्सपीरियंस में थे, है ना? बिकॉज नेचुरली जब हमने कुछ रॉक्स को कार्व आउट किया तो कुछ मैग्नेटिक थी, तो हमने देखा कुछ रॉक्स पे वो लोहा चिपक गया जाके, तो लोगों ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, उसको हमने नाम दे दिया मैग्नेट. फिर हमने बनाने शुरू कर दिए मैग्नेट्स. जैसे ये सारे मैग्नेट्स है, ठीक है? मैं इसको अंदर रखता हूँ, वो अपने आप खींच लेता है उसको. नहीं खींच रहा. ओके, रॉन्ग गाय. ओके, बेसिकली यू नो मैग्नेट्स, राइट? हम फ्रिज विच को बंद करते हैं, डोर्स बंद करते हैं, जस्ट दिस डोर, राइट? इफ यू क्लोज इट, इसमें मैग्नेट लगा. तो मतलब कि हमने रॉक्स देखा, रॉक्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, फिर हमने मैग्नेट्स को अपने आप बनाना शुरू कर दिया. तो हमें लगा कि बढ़िया यार, ठीक है, हमको दो चीजों के बारे में पता चल गया, कि ये मैग्नेटिज्म के बारे में हमको पता चल गया, ये हमको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चल गया. दो अलग अलग साइंसेस है. उनको क्योंकि रिलेशन दिख नहीं रहा ना मेरे को सीधा सीधा, वहां पे उससे बल्ब बल्ब जल रहा है ना, और ये यहाँ पे दो चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं आपस में, कोई रिलेशन नहीं है ना आपस में. बट देन केम दिस गाय. कल मैंने नाम बताया था तुमको. सो दिस वाज हैन क्रिस्टियन एंड Oersted. Then came this guy who first, सबसे पहले जिसने रिलेशनशिप निकाला एक इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिज्म. सो द नेम ऑफ द गाय इज हैन क्रिस्टियन ऑस्टर्ड. इसको हम हेनरी ऑस्टर्ड भी बोल देते हैं कभी कभी. So he was the first guy who gave us a relationship between an electric circuit and magnetism. So the exact experiment what he performed was, हम भी exactly same experiment perform करके देखते हैं, and let's see what's going to happen. So what this guy did was, इन्होंने क्या किया, एक सर्किट ले लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट नॉर्मल. So this is some battery 20 volt. This is some resistance, let's say 5. तो इसमें से कुछ करंट फ्लो करेगा, 4 एम्पीयर का करंट. तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिज्म. फिर अलग से इनके पास क्या था, एक मैग्नेट था. इसका नॉर्थ और इसका साउथ, ये दूसरे साउथ नॉर्थ वाले को अट्रैक्ट कर रहा था. तो ये अलग अलग दो साइंसेस थी, इनको दोनों के बारे में पता था. इनको इलेक्ट्रिसिटी आती थी, इनको मैग्नेटिज्म आता था. फिर इन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास को इन्होंने यहां पे रख दिया. Okay, so have you seen a compass by the way?
साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। सो दिस इज व्हाट अ मैग्नेटिक कंपास इज। ये वाला पोर्शन तुम्हारा रेड कलर का होता है और ये वाला तुम्हारा, बेसिकली ये करती क्या है, मैग्नेटिक कंपास, अर्थ में भी एक मैग्नेट है बहुत बड़ा, हमने सुन रखा होगा है ना, नॉर्थ साउथ उसकी ओरिएंटेशन है, वहीं से आया अपना नॉर्थ साउथ। अदरवाइज कुछ नॉर्थ साउथ है नहीं ना। जस्ट थिंक ऑफ दिस कॉस्मोस लाइक दिस एंटायर सोलर सिस्टम। इसमें सन है अपना, ठीक है, सन के आसपास अर्थ घूम रहा है। अब अर्थ का भाई कुछ नहीं पता कैसे घूम रहा है, क्योंकि इफ दिस इज द सन, अर्थ ऐसे तो घूम ही रहा है, ऑन टॉप ऑफ दैट अर्थ अपने आसपास ऐसे भी करे जा रहा है, और इसका भी कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है कि हमेशा वो ओरिएंटेशन में ही करता है। थोड़ा सा चलने के बाद वो ऐसे घूमने लग जाएगा, थोड़ा सा चलेगा फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। मतलब अर्थ का कुछ भरोसा नहीं है, मतलब क्योंकि स्पेस में है ना भाई सब कुछ। लेकिन हमें इन सारी चीजों को समझना था, तो हमने बोला कि भाई एक डायरेक्शन तो चाहिए, हाँ, बिकॉज द मोमेंट, लेट्स से यू लुक अप इन द स्काई, हम तुम मान लो ऊपर देखने लगे, तो मोमेंट यू लुक अप, अर्थ विल टर्न अराउंड एंड सडनली यू आर लुकिंग अप हियर। बट लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमारे लिए ऊपर कुछ है नहीं, राइट। सो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स आर सो कॉम्प्लेक्स, तो हमें लगा कि यार ऐसी स्टडी कैसे करेंगे इसकी, तो हमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन चाहिए। तो हमने देखा चलो ऊपर का नहीं पता चल रहा, नीचे तो कुछ है ना, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है बहुत तगड़ा। तो हमने सोचा कि अर्थ कहीं भी घूम जाए, मान लो अर्थ इस पोजीशन में, अर्थ उस पोजीशन में, अर्थ उस पोजीशन में, हम बोलेंगे कि जब मैग्नेट यहां है तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ साउथ हमने इस तरीके से डिफाइन कर लिया। अब लेकिन उसको एनालाइज भी करना था, उसको सिम्टम भी देखना था ना कि नॉर्थ साउथ है कहाँ। तो हमने कंपास बना ली जो कि इस मैग्नेट से रिस्पॉन्ड करेगी, मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करेगी। तो इस कंपास में, लेट्स से ये कंपास यहाँ पे पॉइंट कर रही है नॉर्थ एंड साउथ, तो इसके नीचे, एग्जैक्टली नीचे अर्थ का मैग्नेट होगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। करेक्ट। दिस इज हाउ यू नो व्हेन यू let's say you are kind of जो होते हैं ना मरीन ड्राइवर्स एंड ओशन पीपल एंड ऑल, जो 6-6 महीने मतलब ओशंस में रहते हैं, 70% ऑफ दिस प्लैनेट इज वाटर। तो हम लैंड पे चलते हैं, स्टिल वी फॉरगेट वेज। अगर तुम ओशन में जाओगे, ओशन इज 70% इज अ लॉट ऑफ स्पेस। तो वहां पे जब तुम बिल्कुल ओशन में चले जाते हो, एक बार मैप देखना, इफ यू हैव दोस एटलस एंड ग्लोब एंड एवरीथिंग, तो यू सी अ लॉट ऑफ दिस अर्थ इज वाटर। तो जब तुम बिल्कुल ऐसे बीच में चले जाओगे ना, यू विल नॉट सी एनीथिंग देयर, वहां पे देयर आर नो मैप्स, नथिंग। बट वहां पे मैग्नेट है अर्थ का, अर्थ अभी भी नीचे है। तो वहां पे जहां पे तुम्हारा कोई जीपीएस काम नहीं आता, वहां पे वो कंपास काम आती है। सो बेसिकली ऑल दोस प्लेसेस जहां पे कोई भी डायरेक्शन मार्क नहीं है, द कंपास विल कम इनटू पिक्चर। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर जंगल्स। कभी अगर तुम जंगल वंगल जाओगे, ठीक है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, ऑल दीज बीबीसी गाइज एंड एवरीथिंग, अब जिनको अंदर जाना होता है जहां पे अभी तक सैटेलाइट नहीं पहुंच पाई, बाकी जगह पे, तो मान लो मेरे को यहाँ से कहीं पे जाना है, ठीक है, चंडीगढ़, तो यहाँ तो फोटो खींच ली ना गूगल ने, अब सैटेलाइट्स जा रही हैं ऊपर, हमने सैटेलाइट्स चला दी ऊपर 18,000 किलोमीटर पे, उन्होंने फोटोज खींच ली, तो फोटोज खींच के हमने मैप बना दिए, अब मैप बना के हमने गूगल मैप में डाल दिए, अब गूगल मैप हमको बोल देता है टर्न राइट, वी टर्न राइट। अब सब कुछ आसान हो गया। लेकिन गूगल मैप ने अभी जंगल की मैपिंग नहीं की, तो उसको समझने के लिए देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू माइट गेट लॉस्ट इन जंगल। दैट इज व्हाई व्हाट वी डू इज यू टेक अ कंपास। सो कंपास के साथ मान लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है उधर, तुम्हें कुछ दिख रहा है अंदर बढ़िया सा, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि भाई वहां पे पानी होगा, तो तुम पानी के लिए चले गए आगे, लेकिन यू डोंट नो कि आगे जाके पानी मिलेगा कि नहीं, और तुम बाहर कैसे आओगे। सो यू नीड अ मैप, राइट। तो तुम अपना पर्सनलाइज्ड मैप क्रिएट करते हो। मान लो ये तुम्हारा पूरा बहुत बड़ा जंगल है, तुम्हें यहाँ पे पानी लग रहा है, तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम इधर चलना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन चलने से पहले तुम अपनी कंपास में चेक कर लोगे, अच्छा मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो तुम्हारी कंपास बताएगी अच्छा बेटा तुम ना नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट की तरफ यहाँ पे 12 डिग्री पे चल रहे हो। तो तुम अपनी डायरी में नोट कर लोगे, अच्छा मैं 12 डिग्री यहाँ पे जा रहा हूँ। तुम इधर गए 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 और यहाँ पे तुमने पानी वानी पिया, फिर तुम्हें लगा अच्छा यहाँ चलते हैं इधर। फिर तुम अपनी कंपास में घुमा फिर आके उसको तुम थोड़ा सा टिल्ट करके उसको नोट कर लोगे, जब वो एक्जैक्ट नॉर्थ साउथ हो जाएगी, वहां तुम्हें पता चल जाएगा डायरेक्शन कौन सी है। फिर तुम अपनी कंपास पे नोट करोगे, अच्छा मैं अभी इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। फिर तुम ऐसे घूम फिर के इधर उधर चले जाओगे। फिर फाइनली जब तुम्हें काफी दिनों बाद बाहर आना है, तो तुम अपनी कंपास में ये सारी चीजें चेक करोगे, अच्छा मैंने यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, अच्छा अब मतलब अगर मेरे को बाहर निकलना है तो मेरे को इस एंगल पे जाना चाहिए, एंड देन यू वॉक आउट।
अगर ये कैलकुलेशन गलत होगी then you might get lost. This is how people get lost in the jungles. So that is why this guy, उन्होंने रख दी यहाँ पे एक कंपास. पता नहीं ये गलती से हुआ या फिर उनको ये फीलिंग आई कि कुछ रिलेशनशिप होगा, बट दिस इज व्हाट हैपेंड कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास रख दी, एक नीडल बेसिकली, मैग्नेटिक नीडल जो कि मैग्नेटिज्म को रिस्पॉन्ड करेगी. कहीं भी आसपास मैग्नेट होगा उसको ये नीडल रिस्पॉन्ड करेगी. इन्होंने इसको हटा दिया, इस नीडल को यहां पे रख दिया सर्किट के आसपास, एंड सरप्राइजिंगली यहां पे की लगी थी. So this is an open circuit right now. The moment the key was closed, there was a deflection in the needle. The moment the key was closed, there was a deflection in the circuit, and that is how the first time this guy saw that there is a certain relationship between electrism and magnetism. Okay? So what we'll write now is the laws of this guy. So it's called Ørsted's law. तो इन्होंने बेसिकली दो ही चीजें ऑब्जर्व की. सबसे पहले तो कि जब भी इस सर्किट में करंट फ्लो करता है, then the magnetic needle deflects. So what he observed was when key K is closed, when key K is closed, there was a deflection in the needle of the compass. There was a deflection in the needle of the compass. और इसका कंक्लूजन क्या निकला? इन्होंने बोला कि जब की क्लोज की तो कुछ डिफ्लेक्शन हुई, हाँ, लेकिन इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या निकला? इसका मतलब ये था, सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वाज कंक्लूजन ऑफ दिस वाज, हुआ क्या होगा, यहाँ पे हमने की को क्लोज किया, की को क्लोज करने की वजह से यहाँ पे कुछ करंट फ्लो करने लग गया होगा, आई, राइट, और उस आई की वजह से कुछ ना कुछ हुआ होगा. सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वाज अ करंट कैरिंग वायर creates a magnetic field around it. A current carrying wire creates a magnetic field around it. ठीक है जी. तो यहाँ पे इन्होंने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई. ठीक है, हम थोड़ी सी एग्जांपल लेके देखते हैं. 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, 5 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे करंट फ्लो किया 4 एम्पियर, और 4 एम्पियर की वजह से मान लो ये जो नीडल थी, ये रेड वाला पोर्शन नॉर्थ की तरफ था पहले, लेट्स से वो डिफ्लेक्ट हो गया इस तरफ 20 डिग्रीज, लेट्स से अज्यूम. फिर इन्होंने सोचा कि ठीक है यार, एक चीज तो पता चल गई. ठीक है, पहला मेरा रिलेशनशिप निकल गया कि अगर यहां से करंट फ्लो कर रहा है मतलब ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. फिर इनके दिमाग में आया चलो पता करें मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा. इन्होंने सोचा एक काम करता हूँ, इसको ना उल्टा कर देता हूँ, बैटरी को पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ. बैटरी 20 वोल्ट की जो हमने लगाई थी इस तरह से, उसको मैंने इस तरह से बैटरी 20 वोल्ट लगा दी. तब ये जो 12 डिग्री क्लॉकवाइज इधर शिफ्ट हुआ था, अब वो 24 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री ये इधर शिफ्ट हुआ था, अब वो 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया, मतलब कि नीडल आ गई यहां पे. अच्छा बेटा, तब इनको पता चला कि करंट की डायरेक्शन से भी फर्क पड़ता है. अगर हमने करंट को इस तरह से मूव करवाया तो नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, अगर करंट को हमने इस तरह से मूव कराया नीडल इस तरह से डिफ्लेक्ट हुई. फिर इन्होंने थोड़े और पंगे वंगे लेके देखे, नीडल को इधर रख दिया, नीडल को जब यहां रखा तो डिफ्लेक्शन उधर हुई, नीडल को यहां रखा डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो बेसिकली नीडल की पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा था और करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा था. मतलब मेरे को एक चीज समझ में आए, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट आल्सो मैटर्स. सो दूसरा इनकी ऑब्जर्वेशन थी, सो इनको तुम लॉस बोल दो, ऑब्जर्वेशंस बोल दो. द सेकंड ऑब्जर्वेशन वाज
upon changing the polarity of the battery, the deflection in the needle was reversed. हाँ जी, अपॉन चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, मान लो मैंने बैटरी को पॉजिटिव नेगेटिव उसका चेंज कर दिया कैथोड एनोड, हम सो अपॉन चेंजिंग द पोलैरिटी द डिफ्लेक्शन इन द नीडल विल बी रिवर्स्ड. अगर पहले क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन हो रहा था, नाउ द डिफ्लेक्शन इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज. यस, ओके, सो दिस इज नंबर 2. लेकिन इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा और आगे जाने की सोची. इन्होंने सोचा हम क्या करते हैं कि मान लो यहां से 4 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, इसको 5 एम्पेयर करवा के देख लें. करते 5 एम्पेयर करंट बनाने के लिए आई विल हैव टू मेक दिस 25 वोल्ट, राइट. 6 एम्पेयर बनाने के लिए आई विल हैव टू मेक दिस 30 वोल्ट, सो ऑन लाइक दिस. तो इन्होंने ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके देखे एंड ही वांटेड टू एक्चुअली कैलकुलेट कि कितना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, बट ही फेल्ड. He could not do this, and this is the limitation of Oersted. So the limitation of Oersted laws are कि वो exactly तुमको सही सही माप के नहीं बता सकते that what is the value of a magnetic field due to a current carrying wire. So the limitation is, I hope you guys are writing, everybody. I can't see you, but please. So the limitation of Oersted laws are that he cannot exactly pinpoint how much magnetic field is created by a current carrying wire. अपने शब्दों में लिख लो यार कि एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उसकी डायरेक्शन चेंज होने पे मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन चेंज हो जाती है. लेकिन कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ये ऑर्स्टेड नहीं बता पाए. ओके, हिंदी में लिख लो, नो प्रॉब्लम. Okay, he could not exactly tell the magnitude of how much magnetic field will be produced by a current carrying wire. Done? Okay. तो क्योंकि ये इनकी लिमिटेशन थी, लेकिन हमें तो पता करना ही था, तो इसके लिए एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनको हम बोलते हैं बायोसेवर्ट. सो इसमें टी साइलेंट है, इट्स कॉल्ड बायोसेवर्ट. सो बायोसेवर्ट, दिस वाज द गाय. जैसे हमारे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास ग्रेविटेशन लॉ आया है ना, जो F इज इक्वल टू gmm/r². हु गेव दैट? सेव गिरा था ना किसी के सर पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Yeah, so he gave us a law, F is equal to gmm/r². So that was the first guy जहां से ग्रेविटेशन स्टार्ट हुआ. उन्होंने पहली बार बताया कि दो मासेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. Then we had Coulomb's law in electricity. तो Coulomb's law में उन्होंने बताया कि एक चार्ज अगर यहाँ पे पड़ा है, एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है, तो ये एक दूसरे को कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे. So that was the base of entire electricity. Similarly, मैग्नेटिज्म में पूरा का पूरा जो बेस क्रिएट किया वो इस इंसान ने किया था. इनका नाम था बायट-सैवर्ट. इन्होंने बताया था कि एक करंट कैरिंग जो वायर है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. सो ही गेव अस सम लॉज, बायट-सैवर्ट्स. ओके, लॉज मत लिखो, जस्ट राइट बायट-सैवर्ट्स. एक बार बायट-सैवर्ट लिख लो, ठीक है, क्योंकि लॉ नहीं है एग्जैक्टली, एक फॉर्मूला है बेसिकली इनका, ठीक है. So Baird-Savitt, so this guy told us कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा.
सो ओके, सो इन्होंने हमको बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताया। अब इसमें ना यार, ये जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है ना, इसमें योर डायरेक्शनल सेंस हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, क्योंकि तुमने सुना होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सुना 9th 10th क्लास में। तब उसमें 3 डायरेक्शंस होती हैं, लेफ्ट हैंड, सो दिस इज एक्स वाई एंड जेड। तो मैग्नेटिज्म में पूरा का पूरा मेरे को 3 डायरेक्शन में समझना पड़ेगा, लेकिन हमारी लिमिटेशन क्या है? एक्चुअली में ये क्लासेस 3D होनी चाहिए, ठीक है, जैसे यूएस में होती है। हमारी लिमिटेशंस क्या है कि यहाँ पे अगर मैं तुम्हें करंट कैरिंग वायर तो डिपेक्ट करा दूंगा, ठीक है, अगर मैंने ये बना दी तो यहां से करंट फ्लो कर रहा है, तुम इमेजिन कर लोगे, ये बड़ी आसान सी चीज है। फिर अगर मैं तुमको बोल दूं कि इसके परपेंडिकुलर एक दूसरी वायर जा रही है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है I1, तो ये भी तुम इमेजिन कर लोगे, ये भी मैंने बड़े अच्छे से बना दिया, तुम्हें समझ में आ गया। अगर हम फिजिकली इसको करें 3D में, या फिर तुम यहां देख रहे हो, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन मैं अगर तुम्हें बोलूं कि अब इसके अंदर भी एक वायर जा रही है इस तरह से, तब तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में, क्योंकि अब मैं कैसे बनाऊंगा? मैं बना दूंगा इस तरीके से, है ना, ऐसे बनाते हैं ना टीचर्स, कि मान लो ऐसे बना दी करंट वायर, या फिर बना दी ऐसे करंट वायर कि ये वायर अंदर जा रही है, पर लेकिन ये फीलिंग नहीं दे रही ना मेरे को कि ये अंदर जा रही है। सो ये थोड़ी सी लिमिटेशन है, ठीक है। इसके लिए हमें अपनी इमेजिनेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा तगड़ा रखना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि मेरे को इमेजिन करना पड़ेगा। अब अगर मेरे को बनाना है कि यहां से एक वायर अंदर जा रही है, सो व्हाट वी डू इज द नोटेशन इज, तुमने एक एरो देखा ना, एरो, सो वो एरो को आगे से हम ऐसे बनाते हैं, एंड वो पीछे से कुछ ऐसे होता है, ठीक है, एक्सक्यूज मी फॉर माय स्किल्स, इस तरह से कुछ एरो बनता है ना, तो पीछे क्रॉस की तरह होता है बेसिकली, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नोटेशन डिसाइड करते हैं कि जो मेरा एरो है, या तो वो पेपर के अंदर जाएगा या वो पेपर से बाहर आएगा। सो अगर एरो पेपर से बाहर आ रहा है, देन व्हाट विल यू सी? मान लो तुम्हारे सामने कोई एरो आ रहा है, तो तुम्हें क्या दिखेगा? पॉइंट दिखेगा ना, यू विल सी अ पॉइंट। इसका मतलब जब भी वी हैव अ पॉइंट, दिस मींस आउट ऑफ द पेपर, और यहां पे मैं लिखूंगा I2। इसका मतलब क्या है? एक तार आ रही है अंदर से जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। आई नो इट्स अ वेरी हॉरिबल वे टू डिस्क्राइब दिस, बट तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ तरीका नहीं है। हमारे पास कुछ 3D होना चाहिए था, लेकिन दिस इज व्हाट वी हैव। सिमिलरली इफ एन एरो इज गोइंग, अगर एरो पेज के अंदर जा रहा है, तुमसे दूर जा रहा है, तो तुमको ये पीछे वाला क्रॉस दिखेगा। सो इफ आई से दिस, दैट मीन्स वी हैव अ वायर हेयर जो कि अंदर जा रही है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है I4। So when the arrow is going inside, you'll see a cross. When the arrow is coming towards you, you'll see a dot. So this is not just for current carrying wire, for everything. ठीक है, अब के बाद हम जो भी डिस्कशन करेंगे, अगर मेरे को ये वाली डायरेक्शन मार्क करनी है, अंदर वाली, गोइंग इनसाइड द पेपर, आई विल बी मार्किंग विद द क्रॉस। So this guy, by itself, इन्होंने हमको बताया इन्होंने हमको बताया, बेसिकली इन्होंने हमको क्या बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, लेट्स से I, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I। अच्छा, सबसे पहले एक और चीज बताऊं तुमको, बहुत ही इंटरेस्टिंग। वो ये है कि मान लो ये जो करंट कैरिंग वायर फ्लो कर रही है, यहाँ पे वायर है यहाँ पे, सो हम बोल रहे हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी अपने आसपास। ये मैग्नेटिक फील्ड भी बड़े अजीब तरीके से प्रोड्यूस करती है। मान लो यहाँ पे ना एक मास है, और यहाँ पे एक दूसरा मास है M1, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर ये दूसरा मास यहाँ पे इस तरह से जा रहा होता विद v वेलोसिटी, तब भी ये इसको अट्रैक्ट करता, तभी तो मून घूमता है अपने आसपास। सिंपल सी चीज है। अगर यहाँ पे एक चार्ज होता और इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज है, लेट्स से -Q1, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज मूव कर रहा होता तो ये इसके आसपास रिवॉल्व करने लग जाता, स्टिल इलेक्ट्रिक फील्ड। या तभी तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं प्रोटॉन्स के अराउंड। लेकिन ये ना बड़ी अजीब सी चीज है।
हम बोल रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे तुम जो भी मैग्नेट रखोगे ये उसको अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। मैग्नेटिक नीडल को इसीलिए ये उसकी डिफ्लेक्शन चेंज कराता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने एक चार्ज रख दिया, क्यू नॉट चार्ज रख दिया, उसको ये कुछ नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसने क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, राइट। तो इसको ये कुछ नहीं करेगा। बट स्ट्रेंजली अगर हमने यहां से ऐसे कैरम बोर्ड की तरह, मान लो मैंने ऐसे चार्ज ऊपर मारा, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग that this charge will go up like this V, but the charge goes like this. मतलब कि कुछ और भी हो रहा है यार। You know, it's not just about a current carrying wire. एक चार्ज जब मूव कर रहा है, चार्ज जब यही वाला चार्ज, सेम चार्ज यहां पड़ा था, इसने कुछ नहीं बोला उसको, लेकिन यही वाला चार्ज अगर किसी वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है, देन इट स्टार्ट्स टू डिफ्लेक्ट। मैंने क्या किया, इसको 2 टाइम्स कर दिया, 2q, इट वेंट ऑन लाइक दिस। ओ, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है। देन आई डिड -2q, इट वेंट लाइक दिस। देन आई डिड -q0, इट वेंट लाइक दिस। दैट मींस जब ये चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तब वो खुद भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये भी अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। तभी फर्क पड़ेगा ना इसको, क्योंकि इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। अब अगर ये चार्ज यहाँ पे बैठा था आराम से, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैज नथिंग टू डू विद मैग्नेटिज्म। the moment it becomes electrodynamics, the moment it's electrodynamics, it itself becomes a magnet. It itself creates a magnetic field around it. Magnetic field, अब कुछ होगा, attraction repulsion, अब कुछ होगा। So just take a minute, लिख लो इसको अपने। Okay, so when is your class, by the way? 10:15? 10:15? 10? Okay, so we'll wind up in another 5-6 minutes. Huh? So 10. चलो फिर एक काम करते हैं, because the next topic is going to take some time. So we'll close the class today itself. और कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे with Biot-Savitt's law, ठीक है। ये भी वैसे Biot-Savitt का ही पार्ट था, but tomorrow we'll be talking about this law in detail. ठीक है जी। चलो, रिद्धिमा एंड गुरनूर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे, एंड हम मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, बाय।